तो पब्लिक फाइनेंस का बच्चों जो मतलब है चैप्टर नंबर 7 वो है बेटा कि फाइनेंसिंग। कैसी फाइनेंसिंग बच्चों? चैप्टर का नाम हमारा क्या है? फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। और क्या टॉपिक है? सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस। जब मीनिंग को समझने की कोशिश करो, फिस्कल फंक्शंस, फिस्कल वर्ड आप लोगों ने पहले सुना है, बताओ कहां सुना है बच्चों? फिस्कल डेफिसिट भी सुना है, फिस्कल पॉलिसी सुना है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता था बताओ बच्चों? गवर्नमेंट। किससे कंसर्न होती थी फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एज वेल एज गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कंसर्न होती थी फिस्कल पॉलिसी। और एक पॉलिसी होती थी जिसका नाम क्या होता था बच्चों? मॉनेटरी पॉलिसी। वो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती थी वो कौन बनाता था बताइए? वो आरबीआई बनाता था। समझ में आ रहा है आपको? इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बनाता था क्या है। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलती है। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कंसर्न पॉलिसी जो होती है बच्चों, वो होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक हो गया? ओके। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि भाई वैसे तो हर इकोनॉमी आज की डेट में मार्केट इकोनॉमी बेस्ड इकोनॉमी है। याद करो बेटा, 3 तरह की इकोनॉमीज पढ़ के आए हम लोग। एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और तीसरी मिक्स्ड, है ना। जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल रहे हो वो मार्केट इकोनॉमी है। कोई फीचर बता सकता है बच्चों? मार्केट इकोनॉमी का फीचर क्या होता है जी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव रहता है। बहुत बढ़िया। और बताइए? जीडीपी ग्रोथ बढ़िया ही होती है। और बताइए कुछ अच्छा सा पॉइंट बताइए, इसमें कुछ जो टेक्निकल पॉइंट है वो अभी तक नहीं आया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जीरो होती है। अभी भी एक टेक्निकल बात मिसिंग है। यस, डिमांड एंड सप्लाई के जो 2 काउंटरैक्टिंग फोर्सेस होते हैं वो अपने आप ही सिस्टम बना देते हैं। अब यहां से मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूं बच्चों इस बात से ही, ठीक है। जो डिमांड और सप्लाई 2 काउंटरैक्टिंग फोर्सेस होते हैं वो अपने आप ही सिस्टम बना लेते हैं। अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा रहता है तो आप प्लीज बताइए उसका प्राइस कम होने के लिए ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या हो जाएगा? अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड एक तो अपने आप ही कम हो जाएगी, उसकी चीज महंगी है तो। और बताओ, थोड़ी सी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसको बनाने के लिए और प्रोड्यूसर एंटर हो जाएंगे। और अगर और प्रोड्यूसर एंटर हो जाएंगे, नई नई फर्में खुल जाएंगी, तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट बताओ आप लोग क्या पड़ेगा? इसका अल्टीमेटली इफेक्ट एक ही पड़ेगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर सप्लाई बढ़ जाएगी बच्चों तो फिर क्या होगा बोलो? तो प्राइस चीज का अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्राइस अपने आप ही चीज का क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि डिमांड और सप्लाई अपने आप ही एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लेती हैं। लेकिन सुने ध्यान से, अगर ऐसा होता तो किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऐसा है क्या? क्या इंडिया में सरकार को किसी बिजनेस में इंटरवेन करने की जरूरत नहीं पड़ती? इंटरवेंशन का मतलब है उसमें इंटरप्शन करना या उसमें पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट कैसे? कोई इंटरप्शन वर्ड ठीक नहीं रहेगा। पार्टिसिपेट करने की क्या गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ती? इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट उसको बना रही है या फिर गवर्नमेंट उसको बना नहीं रही, बट उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर के साथ। क्योंकि अगर उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर को प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं गरीब आदमी उस प्रोडक्ट से जो है वो साइड अवे हो जाएगा, कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी वो बढ़ेगी, रिचर सेक्शन और रिच हो जाएगा, पुअर सेक्शन और पुअर हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ गुड्स को एक्सक्लूसिवली पुअर सेक्शन तक लाने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, टॉपिक का जो मुद्दा है वो ये है कि
गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत बिल्कुल ना पड़ती अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता। लेकिन पहले मैं कुछ बातें पढ़ लूं, क्यों है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत। देखो मैं इसकी थ्योरी में भी ये सब कुछ बाद में बताऊंगा, तुम पहले जनरल सी बात समझो, आप प्रैक्टिकल समझो चीज को कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है। बच्चे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सब चीजों को एक तो प्राइवेट सेक्टर बना नहीं सकता। यस और नो? ठीक है ना। क्या रेलवे का जो धंधा है, बिजनेस है, वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। उसमें इतनी परमिशंस चाहिए सरकारी, है ना। रेलवे को जाना है भाई, पूरा पता नहीं पूरा भारत भ्रमण होना है, वो पूरी जगह कोई एक प्राइवेट बंदा वो नहीं करवा सकता अपने नाम पे। यानी रेलवे का बिजनेस तो एक्सक्लूसिवली किसके पास ही रहेगा? गवर्नमेंट के पास। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा काम, क्या उसका प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सभी चीजों का हमारे देश के अंदर प्योरली प्राइवेटाइजेशन है। बट प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लगभग कई बिजनेसेस में है। क्योंकि अगर अब पेट्रोल का हो गया तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ठीक है ना। आपका रसोई गैस गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ठीक है ना। बहुत सारी और चीजें, सीमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, व्हीट गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो तो इनकी प्राइस कंट्रोलिंग बहुत दूर हो जाएगी और गरीब आदमी तक ये प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा, तो सोशल वेलफेयर को प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि वैसे तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को ऐसे काउंटरैक्ट कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। यस, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बच्चों? प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइडेड एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट, सप्लाइड एंड सोल्ड इन द मार्केट। इज दैट क्लियर? OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये सब बातें बच्चों हम कौन सी क्लास में पढ़ के आए हैं? 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। ओके, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन है सर इतना ही सब कुछ स्टेबल है, इतने अच्छे से प्राइस डिटरमाइन हो जाते हैं, इतने अच्छे से प्राइवेट सेक्टर जब सब कुछ मैनेज कर लेता है, तो इज देयर एनी नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन? तो आंसर क्या है बच्चों? यस, स्टिल देयर इज सम नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन ड्यू टू सम रीजंस। क्या रीजंस है वो? आइए जरा बात करते हैं क्या रीजंस है वो। एक तो ये देखो, एक तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग मार्केट फेल्योर। सर ये क्या है मार्केट फेल्योर? बच्चों इस चैप्टर की नेक्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको मार्केट फेल्योर। अभी आइडिया दे देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर का मतलब होता है जो प्रोडक्ट सोसाइटी को चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? मार्केट क्या है? फेल्योर। या जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में वो अवेलेबल नहीं है, वो चाहिए ज्यादा बट बन रहा है देश के अंदर क्या? कम, तो हम क्या कहेंगे? मार्केट क्या है? फेल्योर। तो इज देयर एनी नीड इन दैट केस फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन? यस, बिकॉज द डिफरेंस विल बी सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए वीट चाहिए हमारे देश में कोई भी एक्स अमाउंट, ठीक है ना। वीट चाहिए 1000 कोई भी ऐसा टन, लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इतना, बट जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है 800 टन्स। समझ रहे हो कितना शॉर्ट रह गया बच्चों? इसको अगर अवेलेबल ना कराया गया तो प्रॉब्लम होगी देश के अंदर, यस और नो? प्रॉब्लम होगी भाई, एसेंशियल प्रोडक्ट है, फूड है ना, तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बच्चों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ेगा, या तो अपना खुद सा इसको प्राइवेटली प्रोड्यूस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी कि फार्मर्स को कुछ अलग से जो है जमीन दे करके इसको अपने बिहाफ पर इसको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, या फिर इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, अगर वो देश की नीड है तो वो पूरी करनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर मार्केट फेल्योर हो जाता है। फेल्योर का मतलब होता है कि जो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, जिस दाम पे अवेलेबल होनी चाहिए, या तो वो चीज ही अवेलेबल नहीं है, या फिर चीज तो अवेलेबल है पर उसका रेट जस्टिफाइड रेट नहीं है। तो इन दैट केस वी विल से दैट दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर एंड इन दैट केस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, राइट। तो ऐसे कौन से केसेस बच्चों जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए? एक तो हर वो मार्केट जो परफेक्ट नहीं है, कैसी है? इम्परफेक्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सब कुछ अपने आप सेटल हो जाता है। ये रेट,
ये प्राइजेस, ये कौन सी मार्केट में डिटरमाइन हो रखे हैं बताओ मुझे? परफेक्ट कंपटीशन में। आपने पढ़ रखा है 11th क्लास का आखिरी चैप्टर जो होता था 13 चैप्टर हम पढ़ते थे, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन है, ऐसा हम पढ़ते थे। लेकिन ऐसी बहुत सारी मार्केट हैं हमारे देश में जब हम कहते हैं कि कौन सा कंपटीशन है बच्चों? इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई के अंदर कोई कोरिलेशन है नहीं, कोई खास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसका मतलब प्राइसेस या तो बहुत ज्यादा चले गए हैं चीजों के इन दैट केस, और या फिर क्या हो सकते हैं, प्राइसेस बहुत कम भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। जब देश में इंफॉर्मेशन प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। जब सब कुछ काम धाम होने के बावजूद भी देश में क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। जब कुछ लोग बिना बात के ही क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने पास, मोनोपोली पावर। आप सोचो कि मान लो कोई एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में 4 और 5 प्रोड्यूसर हैं, बस थोड़े से ही प्रोड्यूसर हैं, और उन सब ने मिलकर के ग्रुप कर लिया। तो याद करो बेटा, पढ़ा है हमने इसको, जब कुछ प्रोड्यूसर्स हो और मिलकर ग्रुपिंग कर लें, इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? नहीं, कुछ और वर्ड होता है, कार्टेल। That particular situation is known in the economies as cartel. When the group of people join together और वो सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर लें, खुद से कंट्रोल कर लें, प्राइसेस को कंट्रोल कर लें। तो अगर ऐसा कुछ मान लो 5 प्रोड्यूसर है, 5 ज्वाइन हो गए, तो बेटा उन्होंने तो प्राइस को एक्सक्लूसिवली हाई कर दिया। अगर प्राइसेस को एक्सक्लूसिवली हाई कर दिया तो एक कॉमन मैन के पास प्रोडक्ट कैसा पहुंचेगा? बहुत ही महंगा। इन दैट केस गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। समझ रहे हो? तो मोनोपोली पावर्स अगर हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। अगर नॉन प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, अगर पब्लिक गुड्स नहीं बन पा रही हैं जितनी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। सर पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? बेटा पब्लिक गुड्स का दूसरा नाम लिखा है यहां पर, कलेक्टिव गुड्स। पब्लिक गुड्स मींस दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द सोसाइटी। जैसे पार्क, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, समझ रहे हो, रोड्स, डैम एटसेट्रा, ऑल दिस इज कॉल्ड एयरपोर्ट्स, है ना। ये सब चीजें क्या है बच्चों? ये सब चीजें क्या है? पब्लिक गुड्स। अगर पब्लिक गुड्स नहीं है तो बताओ क्या पब्लिक गुड्स को प्राइवेट सेक्टर बना पाएगा? नहीं। उसको तो बनाने के लिए कौन, किसको आना पड़ेगा बच्चों? गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। अब वो तो है लेकिन सरकारी भी तो है, ठीक है ना। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें बसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की चलती हैं, हरियाणा रोडवेज की भी तो चलती हैं, तो मिक्सचर है ना। तो हर वो सेक्टर जिसमें पब्लिक गुड्स की कमी है। अब हम कहें पार्क, चलो ये तो बात समझ आ गई। मैंने एयरपोर्ट्स तो वैसे एक चीज बोल दी, लेकिन जो पार्क है अब वो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी ना है, वो एक्सक्लूसिवली किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली किसका है? गवर्नमेंट का। समझ रहे हो? तो बच्चों ये पब्लिक गुड्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। और अगर चीजों की अंडर प्रोडक्शन है, मैंने भी बताया भी आपको एग्जांपल देके, और अगर किसी चीज की अंडर प्रोडक्शन होगी तो ऑफ कोर्स उसके प्राइसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, ऐसी चीजों की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका प्राइस क्या हो सके बच्चों? कम हो सके। रिडक्शन इन चॉइसेस अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अगर लोगों के पास चॉइसेस कम है तो गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन होना पड़ेगा लोगों की चॉइसेस को बढ़ाने के लिए। अगर लोगों की इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, किस चीज को लेकर के? इनकम को लेकर के और वेल्थ को लेकर के, गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑपरेट करना पड़ेगा। जानते हो आप लोग, पढ़ा कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? गवर्नमेंट बजट में क्या पढ़ा था बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? बोलो एक कोई एग्जांपल देके बताओ कैसे होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ? टैक्स प्रोग्रेसिव कर देगी गवर्नमेंट। रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ज्यादा, और पुअर सेक्शन को टैक्स फ्री कर देगी। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन कर देगी, या फिर सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगी। इससे क्या होगा? रिचर सेक्शन के ऊपर टैक्स की पेनल्टी लगेगी, पुअर सेक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, और सब्सिडी सारा का सारा बेनिफिट गवर्नमेंट किसको दे देगी? पुअर सेक्शन को। तो कहीं ना कहीं दोनों सेक्शन, रिचर एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बिकम इक्वलाइज। इज दैट ओके? तो ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट करेगी, दैट इज इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ है, तो उसको इक्वल करने का काम गवर्नमेंट करेगी। इनस्टेबल है, अगर इंस्टेबिलिटीज अगर है, किस चीज को लेकर इंस्टेबिलिटी है? बिजनेस साइकिल को लेकर के। बच्चों बताऊंगा आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा बिजनेस साइकिल की 2 फेसेस आती हैं, एक रिसेशन
जब बिजनेसेस बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, दैट इज रिसेशन। इन्फ्लेशन उसी का असर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो डिमांड, कई बार इतना प्रोडक्ट कम हो जाता है कि देश में क्या आ जाता है बच्चों, इन्फ्लेशन, है ना। लेकिन वैसे रिसेशन में मोस्टली क्या रहता है, डीफ्लेशन, सस्तापन रहता है, प्रोडक्ट सस्ते में बेचना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन जो इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। और दो ऐसी चीजें, एक सिचुएशन बच्चों स्टैगफ्लेशन। सर ये क्या होता है स्टैगफ्लेशन? बच्चों ये पढ़ा है हमने स्टैगफ्लेशन वर्ड 12th की इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, क्या होता है बोलो? स्टैग्नेशन के साथ मतलब प्राइसेस तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी एक जीडीपी नहीं बढ़ रहा। एक बात वो तो होती है जॉबलेस ग्रोथ, समथिंग कुछ ऐसा। इन्फ्लेशन हो और साथ साथ जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड इन द इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन। यानी मैं बोलूंगा क्या, स्टैगफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी में दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है, महंगाई बढ़ रही होती है, बेरोजगारी भी बढ़ रही होती है, तो उसको इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है। बच्चों क्या नाम बोला मैंने आपको? स्टैगफ्लेशन। ऐसी सिचुएशन बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन होती है इकोनॉमी में और गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। ये हमें पता होना चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक इफेक्ट लिखा बेटा, कॉन्टेजियन इफेक्ट। कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या है सर? कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या है बच्चों? किसी एक देश की इनेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी या इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वन कंट्री इफ इफेक्ट द अदर कंट्री। सर क्यों? एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे इफेक्ट कैसे पड़ सकता है बेटा? तब पड़ सकता है जब इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो, जब डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो। समझ रहे हो? अब मान लो हम कहें कि इंडिया का बहुत सारा इंपोर्ट या बहुत सारा बिजनेस यूएसए के साथ होता है और यूएसए में कोई बैंक्रप्सी हो जाए, यूएसए में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो यूएसए वाली वो प्रॉब्लम का सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडिया के ऊपर पड़ेगा। हाँ मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो यूएसए का कोई बड़ा बैंक बैंक्रप्ट हो जाए, ठीक है जी, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो क्या होगा? उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम पे पड़ेगा। अब हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। इन दैट केस उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आप समझ रहे हो? अगर ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो वहां के बिजनेसेस तो बर्बाद होंगे ही होंगे, लेकिन उसका सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ जाएगा? इंडिया के ऊपर। और इंडिया का भी बिजनेस कोई बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को उस चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। तो देखो पहले वर्ड का मीनिंग समझो। फोर्सेस ऑफ इंस्टेबिलिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि दो कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो यूएसए का मान लो इंडिया के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, या फिर इंडिया का यूएसए के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि अगर एक कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो दूसरी कंपनी के ऊपर वो क्राइसिस का शिफ्टिंग अपने आप ही हो जाएगा। तो इन दैट केस जहां शिफ्ट हो रहा है, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है बट दूसरी कंट्री की वजह से शिफ्ट हो रहा है, तो उस कंट्री में बच्चों गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट आएगी, हेल्प करेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई ना कोई पैकेज अलॉट करेगी, ठीक है ना, बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो बैंक धीरे धीरे फिर स्टेबल हो जाएंगे, वहां का इफेक्ट धीरे धीरे इंडिया के ऊपर कम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। और एक्सटर्नैलिटीज बच्चों पढ़ा है आप लोगों ने, जब एक्सटर्नैलिटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां पर करना पड़ता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब दो तरह से पढ़ा था बच्चों हमने, याद करो। या तो होती है एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव, या फिर कैसी होती है? नेगेटिव। मैं पॉजिटिव को 2 मिनट के लिए साइड करता हूं क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जस्ट लाइक पॉल्यूशन। अब मान लो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वेलफेयर कम हो रहा है, ठीक है जी, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो बताओ क्या ऐसे चलने दिया जा सकता है? नहीं। क्या जरूरत पड़ेगी वहां पर? गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां भी चाहिए। तो बच्चों मैंने बेसिक सारे पॉइंट्स यहां नोट्स में लिख दिए हैं कि ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। गवर्नमेंट को समय समय पे आना पड़ेगा और हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों कुछ बातें अब ऐसी भी हैं जहां पर यह लिखी है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें हैं। कैसे? अब बेटा गवर्नमेंट तो आ गई, ठीक है जी, गवर्नमेंट तो आ गई हेल्प करने के लिए, लेकिन आप समझते हो
देश का सरकारी ढांचा जो है क्या वो बहुत अच्छे से काम करता है हमेशा? नहीं। सरकारी विभाग तो सरकारी विभाग होता है भाई। देश का सरकारी विभाग पूरे बिजनेस में कहीं जहां पर क्या हो सकता है पूरी तरह से अनबाइस्ड, मे नॉट बी ऑलवेज अनबाइस्ड, मतलब क्या हो सकता है बाइस्ड, कि जिन बिजनेसेस को ठीक करना है उनको ठीक नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लिए कुछ बेनिफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बाइस्ड, मे नॉट बी अनबाइस्ड मतलब गवर्नमेंट मे बी बाइस्ड, तो उससे फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है जी। गवर्नमेंट करेक्टिव एक्शंस कर रही है, लेकिन उस करेक्टिव एक्शंस पे गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि गवर्नमेंट 500 रुपए बचा रही है, तो 500 रुपए बचाने पे गवर्नमेंट कितने रुपए खर्चा करवा रही है? हमारा 700 रुपए सोसाइटी के लग गए। बताओ, ये कोई करेक्टिव एक्शन करने की जरूरत थी? नहीं। गवर्नमेंट ने एक 500 रुपए के किसी मिसयूज को रोकने के लिए एक टीम बनाई। आप समझो, हमारे देश में कई बार ऐसा होता है, एक टीम बनाई और उस टीम के लोगों की सैलरी कितनी हो गई? 700 रुपए। अब कितने पैसे बचाए देश ने? 500, और 500 को बचाने के चक्कर में गंवाए कितने हैं? 700। तो क्या ऐसे किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत थी? गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से फायदा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ बच्चों? नुकसान। कितने रुपए का? 200। ऐसे बहुत सारे एक्शन होते हैं जिसमें ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन खराब भी होता है। आओ इस बात पर बात करते बेटा। देखो, गवर्नमेंट कैन एक्ट ओनली एज ए कॉम्प्लीमेंट। कभी भी गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट के तौर पे मार्केट सिस्टम को सही नहीं कर सकती। मार्केट सिस्टम अपने आप में सही प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है। देश के दो जो काउंटरैक्टिंग फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा सही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बायस भी हो सकती है। ठीक है जी। गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट की तरफ भाग सकती है, सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकती है। गवर्नमेंट जब करेक्टिव एक्शन कर रही है उसमें एरर्स हो सकते हैं जो मार्केट फेल्योर को रोकने में सही नहीं होगा, और मार्केट फेल्योर एज इट इज चलता रहेगा, ऐसा हो सकता है। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है ना। गवर्नमेंट जब इस करेक्टिव एक्शंस को कर रही है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है बाय द गवर्नमेंट दैट सम मार्केट फेल्योर कुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ मार्केट फेल्योर। आप समझ रहे हो कि मार्केट के फेल्योर होने से नुकसान हो रहा था, वही जैसे मैंने एग्जांपल लिया 500 रुपए का। मार्केट फेल्योर को रोकने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से जो कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई, वो कितनी इंक्रीज हो गई? 700। तो इससे अच्छा तो क्या था भाई? मार्केट फेल्योर ही रहता तो वही ठीक था। 200 रुपए और सोसाइटी के बच जाते, तो 200 और लग गए क्योंकि गवर्नमेंट बीच में आ गई। बोलो बच्चों, सही ना। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव इफ इट कॉजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऊपर वाला लगभग ऊपर वाला ही पॉइंट है कि भाई करेक्टिव एक्शंस आप कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से फिर भी रिसोर्सेज आपके क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बच्चों, दो हेडिंग्स में हमने, देखो अभी तक हमने टोटल 3 बातें करी हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पहले हमने मीनिंग समझा, पब्लिक फाइनेंस का मतलब जो होता है वो अभी आगे आएगा, कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर खुद से अपने आप को सही सेटल कर सकता है। फिर हमने पढ़ा नहीं, फिर भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बहुत सारी चीजों में जरूरत है। तो हमने पॉइंट्स पढ़े कहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, और फिर हमने क्या पॉइंट्स पढ़े बेटा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहां पर कैसे इनइफेक्टिव भी हो सकती है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकती है। ये हो गई 2 बातें। और फिर तीसरी बात में वही सपोर्ट कर रहा बेटा, क्या? स्कोप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्यों होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन? बेटा बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट को लगता है कि सारा काम प्राइवेट सेक्टर को अगर दे दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर है सर। प्राइवेट सेक्टर कौन से मोटिव के लिए बनता है बताओ? क्या प्राइवेट सेक्टर का प्राइम ऑब्जेक्टिव कभी सोशल वेलफेयर होता है? नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट तो कमा लेगा प्राइवेट सेक्टर, लेकिन भाई जहां पर गरीब आदमी, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको जिस हेल्प की जरूरत है, क्या वो हेल्प प्राइवेट सेक्टर दे पाएगा? नहीं। तो वो हेल्प एक्सक्लूसिवली किसको करनी है? गवर्नमेंट सेक्टर को। एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट सेक्टर का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलफेयर ऑफ द अनप्रिविलेज सेक्टर, ठीक है ना, और टू कंट्रोल द पोटेंशियल राइज इन द प्राइसेस। अगर अचानक इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गए तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, वहां पर अंडर प्रिविलेज सेक्टर को हेल्प करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देने हैं,
ठीक है ना, टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रमोट द प्रोडक्शन यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशली डिजायरेबल डायरेक्शंस में अगर जाना है तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत तो पड़ेगी। बताओ जी, सही है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर काम चल जाए। लगभग टॉपिक जो स्कोप वाला है वो वही है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन या व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा उसके बाद ना 3 पॉइंट्स अब यहां से हमारे एमसीक्यू के शुरू होते हैं, ये समझ लेना जरा आप ध्यान से। 3 इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने विचार दिए हैं। हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है ना बच्चों, अब हमारे को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आपका कनेक्शन नहीं बनता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं लैंग्वेज में कनेक्शन नहीं बनता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके मुट्ठी में होने चाहिए, क्योंकि उन पॉइंट्स के ऊपर एमसीक्यू बन के आएगा। ठीक है ना? तो बेटा अब जैसे ये है, कितने इकोनॉमिस्ट ने अपने विचार दिए हैं, तो कितने दिए हैं बेटा? 3 तरह की थ्योरीज चल रही हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ। पहला कौन सी? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। दूसरा कौन सा बेटा? एडम स्मिथ ने। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, रिचर्ड मस्ग्रेव। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो 4 थ्योरीज पे काम करना है। पहली थ्योरी बताओ बेटा कौन सी बोली है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपनी बात बोली है। दूसरा किसने बात बोली है? एडम स्मिथ ने स्पेशली अपनी एक बात रखी है इसके चलते। और तीसरी बच्चों रिचर्ड मस्ग्रेव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने अपनी बात रखी है। किसके बारे में बात रखी है बेटा? बात रखी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने तो सिरे से बिल्कुल नकार दिया जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मार्केट फोर्सेस इतने कैपेबल हैं, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन इतना कैपेबल है कि ऑटोमेटिकली देश में हर चीज का प्राइस अपने आप रीसेट हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बहुत कम है, आप खुद मुझे बताइए किस चीज का प्राइस बहुत कम है, तो क्या होगा बोलो? उसका प्राइस नॉर्मल करने के लिए अपने आप क्या ऐसा हो जाएगा? प्राइस बहुत कम है तो कुछ लोग उसको बेचना बंद कर देंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उससे प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक तो सप्लाई फैक्टर इफेक्ट करेगा, दूसरा अगर प्राइस कम था तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या होगी? डिमांड जनरेट होगी, तो प्राइस क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई दो जो काउंटर एक्टिंग फोर्सेस हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये कहना है भाई वो खुद ही कर लेंगे काम, किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की दूर दूर तक जरूरत है ही नहीं। ये देखिए आप कि मार्केट फोर्सेस आर वेरी डायनामिक एंड वो अपने आप एडजस्ट करके नेचुरल रेट ऑफ रियल जीडीपी अपने आप ही प्रोवाइड कर देंगे और अपने आप ही एलिमिनेट कर देंगे किस चीज को? अगर मार्केट में क्या है? शॉर्टेज, या फिर मार्केट में क्या है? सरप्लस, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा भाई, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? बताओ कैसे? अगर मार्केट में शॉर्टेज है, जिस चीज की शॉर्टेज है उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। उस चीज का क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा, कुछ लोगों की खरीद से वो चीज हो जाएगी बाहर, वो लोग परचेज लिस्ट में से बाहर हो गए। शॉर्टेज नहीं रहेगी। शॉर्टेज क्या हो जाएगी? नॉर्मल। हमारी बात समझ रहे हो? अगर मार्केट में किसी चीज को लेके सरप्लस है, यार ये चीजें बहुत ज्यादा है, बताओ क्या होगा? अगर सरप्लसेस है तो सरप्लसेस है, चीज बहुत ज्यादा है, चीज बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? उसका प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो क्या होगा बताओ? बहुत सारे लोग आ जाएंगे उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो सरप्लस नहीं रहेगा, अपने आप ही वो लोग चीजें ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे। सरप्लस विल बी कंज्यूम्ड, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ऐसा कहना है भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन पूरी तरह से क्या है? अननेसेसरी। आप मेरी बात समझ गए बच्चों? मेन मुद्दा समझ में आ गया कि इकोनॉमिस्ट थे तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर बोला गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट काउंटरैक्टिंग फोर्सेस अपने आप ही अपना सब कुछ कर लेंगे भाई। डन है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने भी उसी को ही एडवोकेट किया है, इसी बात को एडवोकेट किया है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए लाइन पढ़ेंगे, डिस्क्राइब्ड एज ए बोल्ड एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट्स एंड मिनिमल गवर्नमेंट एक्टिविटीज। वो कहता है ठीक है बात समझ आ रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, लेकिन ये नहीं कि टूथब्रश बनाने वाली कंपनी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए ना, कपड़ा बनाने वाली कंपनी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए नहीं, सीमेंट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए नहीं। वो कहता है ये सब तो अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जैसे नेशनल डिफेंस, भाई वहां गवर्नमेंट चाहिए, जैसे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन चलाना है, कोई हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन चलाना है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी है, जैसे कि कोई पब्लिक वर्क
की बात करनी है, सड़कें बनाने की बात करनी है, जैसे कि कोई आपको फ्लाईओवर बनाने की बात करनी है, ठीक है सर, वहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है बाकी सारी चीजों में। बताओ जी, एडम स्मिथ की बात समझ में आ गई। तीसरी जो बात कही है वो कही है रिचर्ड मस्ग्रेव ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका एमसीक्यू 100% आएगा बच्चों, 100% आएगा। रिचर्ड मस्ग्रेव ने क्या कहा? उसने इसको नेगेटिव बोला। उसने कहा नहीं, हर स्टेज पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, और उसने कहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस वजह से चाहिए, इसने 3 टैक्सोनॉमी में इसको क्लियर किया, ठीक है जी। और द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 उसने इंट्रोड्यूस किया, और अपनी थ्योरी में उसने लिखा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। और कितने फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है बच्चों? 3 फंक्शंस में। कितने फंक्शंस में? 3। उसने बोला भी पहला फंक्शन हमें चाहिए एलोकेशन फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा फंक्शन उसको चाहिए हमारे को स्टेबिलाईजेशन फंक्शन। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। एलोकेशन फंक्शन मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा, नीचे अपने आप डिटेल हो जाएगा सारा मैटर। एलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे पास, पहले आप समझो, आप पहले ये चीज समझ पा रहे हो कि 3 फंक्शंस में गवर्नमेंट की जरूरत है, एलोकेशन में जरूरत है, यस और नो? क्या प्राइवेट सेक्टर खुद से रिसोर्स एलोकेट कर लेगा? कर तो लेगा, मैं इसको मना नहीं करता, कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किसके लिए सोचेगा वो? अपने लिए। बोलो है कि नहीं? आप देश के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में दे दो, सारा ऑयल, सब कुछ, सारी जमीन, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दो, अगर तुम बना लो भाई जो बनाना है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन 0 करो, बताओ प्राइवेट सेक्टर कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? जिसका उसका प्रॉफिट सबसे, प्रोडक्ट बिकेगा महंगे में, कौन खरीदेगा? अमीर। गाड़ी बनेगी सिर्फ बड़ी वाली, छोटी नहीं बनेगी, समझ रहे हो? ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? एसी बनेगा लाख रुपए वाला, छोटा एसी नहीं बनेगा जो गरीब आदमी यूज कर ले। क्वालिटी क्या होगी प्रोडक्ट्स की? एक्सक्लूसिव। ट्रेन भी दे दो आप इनके हाथों में, तो ट्रेन तो होगी बहुत बढ़िया, वाईफाई, फर्स्ट क्लास, क्लीन ट्रेन, लेकिन टिकट के जो रेट्स हैं शायद वो 5 टाइम्स हो जाएं, 10 टाइम्स हो जाएं। तो एक गरीब आदमी के लिए तो ट्रेन रही नहीं, फिर एक गरीब आदमी के लिए कार नहीं रहेगी, एक गरीब आदमी के लिए एसी नहीं रहेगा, एक गरीब आदमी के लिए 2 व्हीलर नहीं रहेगा। ये सारी चीजें एक्सक्लूसिवली किसके हाथों में चली जाएंगी? फिर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो और रिचर हो जाएगा, और पुअर गरीब हो जाएगा। तो आपको लग रहा है मेरी बात समझ में आ रही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, यस और नो? है। यही रिचर्ड मस्ग्रेव ने बोला कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर करना है, एफिशिएंसी फोकस अगर करना है, तो भाई गवर्नमेंट चाहिए। अभी नीचे डिटेल करेंगे। एलोकेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, जिसके 3 क्वेश्चंस आपने 11th में पढ़े हैं। क्या थे बच्चों? एलोकेशन का मतलब क्या था? व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम, किसके लिए प्रोडक्ट बनाए। एलोकेशन ऐसे होता है। तो उसका आंसर दिया रिचर्ड मस्ग्रेव ने कि भाई होना चाहिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। अभी डिटेल करता हूं इसके आगे उसको। दूसरा आप मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें गवर्नमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? 100% चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है भाई देश की इनकम को कैसे बांटा जाए लोगों में, समझ रहे हो? अगर इन इक्वालिटीज अवेलेबल हैं तो उसको इक्वालिटी कैसे की जाए? तो इक्वालिटी कैसे की जाएगी भाई? जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। जैसे ही उस पर टैक्स लगाए जाएंगे तो उससे पैसे आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और वो पैसा सब्सिडी की फॉर्म में किसको दिया जाए? पुअर सेक्शन को। समझ रहे हो? जितने भी लग्जरी आर्टिकल्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, वो कौन यूज करेगा? लग्जरी गुड्स अमीर आदमी यूज करेगा, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाए। और जो गरीब आदमी प्रोडक्ट्स यूज करेगा उनके ऊपर या तो टैक्स ना लगाया जाए, या फिर अगर लगाया जाए तो उसका रेट ऑफ टैक्सेशन रेट काफी कम हो, ताकि थोड़ा बैलेंस बने। आप समझ रहे हो? क्या हमारे देश में जो टैक्सेशन जो है एलईडी पे है 28%, लैपटॉप पे है 18%, ठीक है? क्या सेम अमाउंट ऑफ टैक्स आपका इलेक्ट्रिसिटी पे है? इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स ही नहीं है, 0। ठीक है जी। क्या फूड आर्टिकल्स पे उतने % टैक्स है? नहीं है।
आप समझ रहे हो, क्योंकि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स का स्लैब क्या रखा गया, तो 5% या फिर नहीं रखा गया, या फिर चलो थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो लग्जरी है उसके ऊपर टैक्सेशन रखा गया है ज्यादा। और सब्सिडी किसको मिलती है भाई, गरीब आदमी को सब्सिडी दे देते हैं, उसको जो है पेंशन दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिचर सेक्शन से वेल्थ ली जाए, इनकम ली जाए और किसके हाथों में दी जाए, गरीब आदमी को दे दी जाए। क्या ये काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है? क्या प्राइवेट सेक्टर को ये पावर दी जाए तो प्राइवेट सेक्टर ये काम ईमानदारी से करेगा भी सही? कोई नहीं करेगा, यहां पर गवर्नमेंट चाहिए। आप मेरी बात समझ गए? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट चाहिए, और तीसरा फंक्शन तो प्राइवेट सेक्टर किसी भी देश का नहीं कर सकता। तीसरा क्या फंक्शन है बच्चों? स्टेबिलाईजेशन फंक्शन। स्टेबिलाईजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को ग्रो करना है भाई, हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है। अब इकोनॉमी को ग्रो क्या प्राइवेट सेक्टर कर लेगा? क्या ऐसी पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर खुद से बना लेगा? हमारे देश का CRR, SLR, हमारे देश की फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देनी चाहिए? नहीं, ये सारे डिसीजन बेटा कौन लेगा? हमारे देश का गवर्नमेंट सेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस एटसेट्रा, ये सब कुछ हमारे देश का गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, तभी देश में तरक्की होगी। बताओ जी, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो आओ बच्चों, अब इन 3 फंक्शंस को मैंने जो किया है, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, क्योंकि मैंने मेन बात आपको समझा दी है। रिसोर्स एलोकेशन आप समझ गए, ठीक है जी। हमारे देश के रिसोर्सेस किन गुड्स को बनाना चाहिए और किन गुड्स को नहीं बनाना चाहिए, ये डिसीजन पूरी तरह से देश का सरकारी विभाग ले, गवर्नमेंट ले। तो एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट की जरूरत है, ताकि ना तो वेस्टेज हो सके, ऑब्जेक्टिव रहेगा गवर्नमेंट का, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जनरेट हो सके। क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होता, अगर चीजों के बनाने में कंपटीशन नहीं होता, तो चीजों के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा या बहुत कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन रहता है तो चीज का प्राइस कैसा रहता है बच्चों? नॉर्मल, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। तो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट का, मार्केट फेल्योर नहीं होगा, रिसोर्स पूरी तरह से एलोकेट होंगे, ठीक है जी। और देश में दोनों तरह की गुड्स का ऑप्टिमम मिक्स बनेगा। इसको बेटा अंडरलाइन कर लेंगे। टू गेट एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स जैसे कि पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। सर ये कैसी गुड्स होती हैं, जरा बताएं। सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो, मैं यहां पर 3 गुड्स आपको एक्सप्लेन कर दूं, बार बार रिपीट होंगी वो। एक, पब्लिक गुड्स। Public goods are those goods which are used by public collectively and produced by government, provided by government. जैसे पब्लिक पार्क, जैसे रोड, जैसे डैम, जैसे गवर्नमेंट का स्कूल, ठीक है जी। ये सब चीजें क्या है बेटा? पब्लिक गुड्स। कौन बनाता है इन गुड्स को? गवर्नमेंट। दूसरा बेटा एक नाम लिखा है यहां पे, मेरिट गुड्स। सर ये क्या होती है? मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच may be produced by गवर्नमेंट सेक्टर और बाय द प्राइवेट सेक्टर। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, लेकिन ये चीजें सोसाइटी के लिए जरूरी हैं। मेरिट गुड्स पैसा दे के मिलती हैं, लेकिन ये चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी कौन सी चीजें? दूसरी चीजें बेटा, जिनका तीसरा नाम लिख रहा हूं मैं, प्राइवेट गुड्स या मार्केट गुड्स। इनसे ज्यादा जरूरी चीजें कौन सी हैं? मेरिट गुड्स। एग्जांपल देके बताता हूं मैं। हमारे देश में अगर पेट्रोल कार बन रही है, डीजल कार बन रही है, ये है प्राइवेट गुड्स, मार्केट गुड्स। किसी भी बंदे को इसको अपना करने के लिए, प्राइवेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? पैसा दे, कार अपने घर ले जा। बोलो सही है? लेकिन कार तो अपने घर ले जाएगा भाई, उसमें ऑयल डलेगा, है ना, या डीजल डलेगा या पेट्रोल डलेगा। उससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट गुड्स तो ये हो ही गई, ठीक है ना। क्या इससे बेटर चीज है हमारे देश में जो बन रही है आज की डेट में? यस, है ना, ईवी है ना, ईवी है ना। तो ईवी को अगर मैं प्राइवेट गुड्स से कंपेयर करूंगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या बोलूंगा बच्चों? मैं मेरिट गुड्स।
और डीजल कार और पेट्रोल कार को क्या बोलूंगा? प्राइवेट गुड्स या फिर मार्केट गुड्स। आप बात समझ रहे हो? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेरिट गुड्स हैं वो भी पैसा देके ही ली जाएगी, लेकिन वो सोसाइटी के लिए ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, है ना। सोलर पैनल, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो भाई, वो अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। तो सोलर पैनल क्या है? मेरिट गुड्स। और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? प्राइवेट गुड्स या मार्केट गुड्स, जो आप पैसा देके लेते हो। तो दोनों में डिफरेंस है। और पहली चीज कौन सी बोली मैंने? पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आप पैसा देके नहीं लेते हो। पब्लिक गुड्स का मतलब है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुछ सब्सिडाइज, कुछ छोटा मोटा अमाउंट। कोई म्यूजियम हो गया, आपकी एंट्री टिकट लग गई, भाई आप 50 रुपए दो, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोक टोक नहीं होगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा भाई इस म्यूजियम में एक्स बंदा आ गया तो वाई बंदे को परमिशन नहीं देनी, भाई एक्स को मिल गई परमिशन तो वाई को भी मिलेगी, आप उसमें रोक टोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सी गुड्स हैं? पब्लिक गुड्स हैं। समझ गए बच्चों? तो सोसाइटी में 3 तरह की गुड्स हो सकती हैं, पब्लिक गुड्स, मैरिट गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स या मार्केट गुड्स। तो इसका मतलब देश में पब्लिक गुड्स भी होनी चाहिए, मेरिट गुड्स भी होनी चाहिए। मेरिट गुड्स में प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो प्राइवेट सेक्टर तो अपना फायदा देखेगा। प्राइवेट सेक्टर नहीं देखेगा कि हमारे देश में मेरिट गुड्स कौन सी हैं, या फिर हमारे देश में पब्लिक गुड्स कौन सी हैं, या फिर हमारे देश में प्राइवेट गुड्स कौन सी हैं। प्राइवेट सेक्टर तो अपने फायदे के हिसाब से चीजों को बना देगा। बताओ जी, बात समझ में आ रही है? तो रिसोर्स एलोकेशन बहुत जरूरी है। ये देखो, आप नीचे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इसीलिए तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट प्रोडक्शन कर दी गुड्स की। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है? मोस्टली गवर्नमेंट, हालांकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ चुका है इन चीजों के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली कई बार राइट रखा हुआ अपने पास इलेक्ट्रिसिटी का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का राइट है गवर्नमेंट के पास, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हैं। इन्फ्लुएंस ओवर प्राइवेट एलोकेशन, जैसे सब्सिडाइज फूड दे देती है गवर्नमेंट। ठीक है जी, गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पर कंपटीशन पॉलिसीज बना रही है ताकि प्रिवेंट हो सके एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज। सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटा, अगर गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे तो प्राइवेट सेक्टर क्या बना लेगा? अभी मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके, कार्टेल। मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने के 4 प्रोड्यूसर हैं, 3 प्रोड्यूसर हैं, 2 प्रोड्यूसर हैं। जैसे हमारे देश में अगर मैं बात करूं वाईफाई की सर्विसेज, एक तो जियो दे रहा है, एक एयरटेल। बात खत्म हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है, यहीं पे बात खत्म हो रही है। अगर मान लो ये दोनों कंपनियां ही अपना जेवी बना लें, ज्वाइंट वेंचर बना ले, कार्टेल बना ले कि भाई हम दोनों मिल जाते हैं, कंपटीशन को खत्म कर देते हैं और वाईफाई का रेट बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो बेटा एक आम आदमी जिसको वाईफाई की नेसेसिटी है उसके पास तो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना, क्योंकि इन दोनों ने अपना कंपटीशन खत्म कर लिया, तो ऑप्शन खत्म हो गया, तो एक आम आदमी की पॉकेट में डबल अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इस तरह से अगर आप कंपटीशन को खत्म करोगे तो हम आपके ऊपर रूल बनाएंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट्स बनाएंगे, तो आप ऐसे कंपटीशन को खत्म नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट बनाती है एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन वहां पर जरूरी है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, कंट्रोल करती है, मिनिमम प्राइसेस को डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वहां भी जरूरत है। गवर्नमेंट लीगल सिस्टम मैनेज करती है, पेनल्टी लगाती है लोगों पर जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन कॉम्प्लायंसेस ऑफ लॉ करते हैं, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वहां पर भी जरूरत है। तो उम्मीद करो बच्चों आपको ये वाला पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की 100% जरूरत है। बोलो जी डन। दूसरा फंक्शन बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मीन्स व्हाट? क्या बताया था मैंने अभी आपको? बताओ जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? कुछ लोगों की इनकम है बहुत ज्यादा, वेल्थ है बहुत ज्यादा, और कुछ लोगों की इनकम एंड वेल्थ है बहुत ही कम। What should we do? क्या करना चाहिए? बोलो। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है, यस और नो? है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों पे टैक्स ज्यादा लगाएगी या ऐसे लोगों पे टैक्स? फर्स्ट या सेकंड पे? गवर्नमेंट फर्स्ट वाली कैटेगरी पे टैक्स लगाएगी ज्यादा, सब्सिडी देगी कम, और दूसरे वाले सेक्शन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी कम और सब्सिडी देगी ज्यादा। आप मेरी बात समझ गए हो? इससे क्या होगा? मनी जो है वो फ्लो करेगी यहां से यहां की तरफ, और दोनों सेक्शन पे इक्वलाइज्ड इनकम जनरेट हो जाएगी। बताओ बच्चों, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये देखिए आप
किनको पैसा देना है, हाउ द मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स हाउस होल्डर। ठीक है जी, गवर्नमेंट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रही है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम को, ताकि वेलफेयर अच्छा हो सके, इफेक्टिव डिमांड भी क्रिएट हो सके, लोगों की इनकम भी ठीक ठाक रहे। तो इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट। और इसको बोलते हैं रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा आउटपुट क्रिएट हो सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटल आउटपुट अमंग द हाउस होल्ड। ठीक है जी, सबका वेलबींग क्रिएट हो सके, यानी कि वेलफेयर बढ़ सके सबका। ठीक है जी, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्रिएट हो सके, सिक्योरिटी पीपल्स को मिल सके, और मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर बंदा ऑप्ट कर सके। सब लोगों को कम से कम जो जिंदगी जीने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स चाहिए वो सब उसको अवेलेबल हो सके, उसको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ अवेलेबल हो सके। ये तभी होगा बेटा जब सब लोगों के पास एक मिनिमल अमाउंट ऑफ इनकम तो होगा। वो कब होगा? जब देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। ऐसा ना होगा भाई, अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं एक कोई डेटा के हिसाब से, तो हमारे देश में मैं कई बार बोलता हूं 10% लोग हैं जो इनकम का कितने परसेंट कमा लेते हैं बेटा? लगभग अप्रोक्सीमेटली 90%। हमारे देश की इनकम 10% लोग कमाते हैं, और 90% 10% लोग 90% इनकम कमाते हैं, और 90% लोग हमारे देश की इनकम का सिर्फ कितने परसेंट कमाते हैं? 10। इज इट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? प्योरली अनइक्वल। तो इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। बताओ जी, कैसे करेगी गवर्नमेंट इंटरवेंशन? एक टैक्स पॉलिसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कौन सा टैक्स चाहिए, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? हमें प्रोग्रेसिव टैक्स चाहिए। कोई बच्चा बता सकता व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स? क्या हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स है? पक्की बात है। हमारे देश में 3 ब्रैकेट बने हुए बेटा टैक्स के, है ना? अब तो और भी ज्यादा बन गए हैं। तो चलो फ्लैट बनाता हूं, तो 10, 20, 30। जो लोग कम कमाते हैं उनका फ्लैट 10% टैक्स दे दो। जो बहुत ही कम कमाते हैं उनका टैक्स नहीं लगता। हाँ, वो अभी स्लैब बाद में देखेंगे, हमारा कोई इसमें स्लैब का लेना देना नहीं है, भी छोड़ो। जो लोग ज्यादा कमाते हैं कितने परसेंट टैक्स देंगे? 20%। जो और ज्यादा कमाते हैं कितने परसेंट टैक्स देंगे? 30%। यानी कि टैक्स ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं। तो इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्सेशन का प्रोग्रेसिव बनेगा। तो क्या ये बात इस बात पे नहीं समझ में आ रही बेटा कि गरीब आदमी पे टैक्स कम लगाओ और अमीर आदमी पे टैक्स ज्यादा लगाओ? तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है, यस और नो? गवर्नमेंट फ्री फूड, सब्सिडाइज फूड दे देती है क्या? सबको दे देती है? नहीं भाई, सिर्फ किस लोगों को? जो गरीब आदमी है। फ्री एजुकेशन भी दे देगी, फ्री में एजुकेशन लोन भी दे देगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंसेशनल लोन दे देगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन को, बीपीएल को, फ्री में। तो वो भी क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ही पार्ट है ना जी? गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से बना रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रही है जिनके पास जॉब्स नहीं है। तो ये भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन दे रही है ना? शेड्यूल कास्ट या जो स्पेशल कास्ट हैं, है ना, उनको रिजर्वेशन दे रही है। तो ये भी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखा हुआ है, और बहुत सारे बेनिफिट्स बैकवर्ड रीजन को गवर्नमेंट दे रही है। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट कि जो लोग कम कमा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प देने की कोशिश कर रही है, और जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर कुछ पेनल्टी या टैक्सेशन सिस्टम उनके ऊपर लगा रही है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो सके। बताओ जी, पॉइंट क्लियर बेटा यहां पे? तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है बच्चों, मैंने बताया ये किसी भी देश की सरकार ही कर सकती है। तीसरा फंक्शन क्या फंक्शन है बच्चों? क्या बोला मैंने? स्टेबिलाईज करना। क्या किसी भी देश की इकोनॉमी अपने आप स्टेबिलाईज हो सकती है? स्टेबिलाईज का मतलब है अपने आप स्थिर हो सकती है। स्थिर मतलब अपने आप इक्विटेबल रह सकती है, मतलब उसमें अप्स एंड डाउन्स ना आए, एक नॉर्मल पैटर्न चलता रहे। वो नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, वो नॉर्मल मैं ग्रोइंग भी कह सकता हूं, एक नॉर्मल ग्रोइंग। हमारे देश की इकोनॉमी हर साल बढ़ती चली जाए, अपने आप ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सरकार को बीच में आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो स्टेबिलाईजेशन फंक्शन ऐसे नहीं हो सकता भाई। ये यहां पर आप ध्यान देना बच्चों, एक तो राइटर का ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू केन्स, ये ध्यान रखना। एमसीक्यू पूछा जा सकता है, स्टेबिलाईजेशन फंक्शन किसके साथ कनेक्टेड है? किस इकोनॉमिस्ट ने स्टेबिलाईजेशन फंक्शन को एडवोकेट किया है? केन्स। He says that market economy does not automatically generate full employment and price stability. गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है जी, गवर्नमेंट तो चाहिए। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, आउटपुट ओवरऑल अच्छी रहे,
प्राइस लेवल ठीक स्टेबल रहे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक बना रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बढ़ता रहे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भाई देश की सरकार तो चाहिए जो इंटरवेन करती रहे, बिना उनके इंटरवेंशन के काम नहीं हो सकता। बोलो सही है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस तरह से चलती है बच्चों, दो तरह की पॉलिसीज बनती हैं, पढ़ी है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स, बताओ कौन कौन सी, या तो मॉनेटरी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी देश की सरकार बनाती है मनी की सप्लाई को ठीक ठाक रखने के लिए, देश की सरकार विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, तो ताकि सप्लाई ऑफ मनी कैसे रहे देश में, सही रहे। अगर सप्लाई ऑफ मनी देश में ज्यादा हो जाती है तो आप बताओ देश के लिए अच्छा है बुरा है, बुरा है, बताओ क्यों, वैल्यू मनी की कम हो जाती है, इससे क्या होता है, हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर किसी और करेंसी की परचेजिंग पावर की तुलना में, मुकाबले में, कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम। और हम देख पा रहे हैं डॉलर इज नाउ एंड रेगुलरली गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इंडियन रूपी। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि हमारे देश में सप्लाई ऑफ मनी जितना चाहिए उससे ज्यादा है। इससे क्या होता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, लोग फालतू की चीजें खरीदने लग जाते हैं, उससे क्या होता है, अननेसेसरली इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है, उससे क्या होता है, देखो लोगों के पास पैसा हो तो डिमांड तो करेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, देश में इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है करेंसी की परचेजिंग पावर का घटना, करेंसी की परचेजिंग पावर का घटना। ये देखो आप समझो इस बात को, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे देश में कोई एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी जो है 10 रुपए की आती, कोई पेन है ना, एक पेन 10 रुपए का आता था, आज वही पेन 20 रुपए में आ रहा है, मान लो वही सेम पेन बच्चों कितने में आ रहा है, 20 रुपए में। तो आप मुझे बताओ, सेम प्रोडक्ट पहले 10 रुपए में बाय कर रहे थे, अब वही सेम प्रोडक्ट हम कितने में बाय कर रहे हैं, 20 में। तो परचेजिंग पावर करेंसी की बढ़ी या घटी, घटी। पहले 10 रुपए का नोट वही काम कर रहा था, अब कितने रुपए का नोट वही काम कर रहा है, 20 रुपए का नोट वही काम कर रहा है, उस पेन को खरीदवाने का काम कर रहा है। तो नोटों की वैल्यू क्या हुई है, घटी है। देश में इन्फ्लेशन आती है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाती है बच्चों, कम। आप मेरी बात समझ गए हो। अब देश में डिफ्लेशन आता है, सस्ता बनाता है, तो परचेजिंग पावर उल्टा बिहेव करती है। चलो, लेकिन बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और 12th में आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन भी डिफ्लेशन भी क्या अच्छा है देश के लिए, कुछ अच्छा नहीं है। डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है, मैं अभी प्रूव कर दूंगा। इन्फ्लेशन क्यों अच्छा नहीं है, आप सब लोगों को पता है, बताओ क्यों अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन क्यों अच्छा नहीं, बोलो। प्राइस बढ़ेंगे तो यार फिर एक गरीब आदमी कैसे प्रोडक्ट को खरीदेगा, और परचेजिंग पावर ऑफ मनी घटेगी, तो डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा, पाउंड स्ट्रांग हो जाएगा, रुपया वीक हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है, तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या समझ आ रहा है, डिफ्लेशन तो अच्छा ही होगा, फिर बताओ डिफ्लेशन अच्छा है क्या, डिफ्लेशन मतलब सस्तापन, चीजों के प्राइसेस क्या हो गए, हद से ज्यादा कम। अगर चीजों के प्राइसेस हद से ज्यादा कम हो जाएंगे, ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कैसा रहेगा, बहुत ही बुरा। अब आप कहोगे सर सस्ता ही तो हो जाएगा, इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है, होना ही चाहिए। नहीं बच्चों नहीं, सस्ता हो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हाँ सस्ता हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी, देश में प्रोड्यूसर का मार्जिन घटेगा। आप समझो, इसको जरा कनेक्ट करो, चीजें सस्ती बिक रही हैं, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रोड्यूसर क्या करेंगे, धंधा बंद कर देंगे अपना, तो कहेंगे ना भाई ये तो छोड़ दो, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर देंगे, या जिनको रोजगार देंगे उनकी सैलरी कम देंगे। तो हम खाली ऐसे ना सोचे ना कि हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, भाई हम सब लोगों में से ही तो प्रोड्यूसर के यहां पे जाके नौकरी कर रहे हैं, तो हम सब लोगों की इनकम भी तो कम हो जाएगी,
आप समझ रहे हो? अगर प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा तो हम सब लोगों की इनकम क्या हो जाएगी? कम। या तो हम एज ए एंटरप्रेन्योर काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर काम नहीं कर रहे हैं तो हम वेजेस एंड सैलरीज ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारी सारी फैक्टर इनकम क्या हो जाएंगी? घटेंगी। अगर हमारी फैक्टर इनकम घटेगी मतलब हमारी इनकम घटेगी और प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाएगा, तो ये देश ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, आगे की तरफ नहीं जा रहा, पीछे की तरफ आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं लो लेवल जीडीपी ट्रैप में इकोनॉमी फंस रही है। ठीक है ना? तो ये कुछ अच्छा नहीं है, जो कुछ है सब बुरा है। यानी डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है और इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। तो फिर कौन सी इकोनॉमी अच्छी है? स्टेबल, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने बैठे हैं, स्टेबिलाइजेशन फंक्शन कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? स्टेबल इकोनॉमी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी के अंदर और ना ही बहुत ज्यादा डिफ्लेशन। स्टेबल। तो स्टेबल के लिए बेटा दो बातें हैं। बेटा ये देखो, स्टेबल के लिए दो बातें हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। या तो हम यूज करेंगे, देखो पॉलिसियां कितनी है स्टेबल करने के लिए इकोनॉमी को? दो। कौन कौन सी? या तो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कौन सी पॉलिसी बेटा? फिस्कल। अगर देश में रिसेशन है, डिमांड बहुत कम है, तो गवर्नमेंट को कुछ डिमांड बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी? एक्सपेंशन वाली फिस्कल पॉलिसी। जब मैं आपको बोल रहा हूं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो मैं क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या अपनी रेवेन्यूज बढ़ाएगी? टैक्स कम कर देगी, मतलब यू वांट टू से सर अपने रेवेन्यूज घटाएगी और अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी। हर वो काम जो आम आदमी अपनी पर्सनल इनकम में से कर रहा था, गवर्नमेंट कहेगी अब उसका एक छोटा सा हिस्सा आप नहीं करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। उससे क्या होगा? लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। उससे क्या होगा? लोग डिमांड, और यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलो सही है? दूसरा बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर देश में हद से ज्यादा एक्सपेंशन हो गया है और हमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी भी चल सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कि देश की सरकार क्या बढ़ाएगी? टैक्स। क्या घटाएगी? एक्सपेंसेस घटाएगी। इससे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी भी चल सकती है। देश की सरकार डेफिसिट बजट बना सकती है, घाटे का बजट। डेफिसिट कब होता है बेटा? जब टोटल एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन व्हाट? टोटल रेवेन्यू। ये कौन सा बजट है? डेफिसिट। ये डेफिसिट बजट है। इस बजट के बनने से इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा भाई, ज्यादा आएगा। गवर्नमेंट ने अपने रिसीट्स घटा दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कम, मतलब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। हाँ, और सरप्लस बजट में गवर्नमेंट के पास पैसा, अब चलो गवर्नमेंट की बात करो, सरप्लस बजट में गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। सरप्लस बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने पास रिसीट बढ़ा रही है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर रही है। तो बच्चों ये सरप्लस बजट जो है वो तब बनाया जाता है टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हो या मैं एक्सप्लेन करूं? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हम चाहते हैं इकोनॉमी की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाए। जीडीपी ग्रोथ अननेसेसरली बढ़ता चला जा रहा है, बिना बात के बढ़ रहा है। एमएनसीज ग्रो कर रही हैं, हम चाहते नहीं ऐसा हो, थोड़ा सा कम करना है इसको। तो कौन सा बजट बनाएगी देश की सरकार? सरप्लस बजट। देश की सरकार कहेगी भाई टैक्स तुम दो सब ज्यादा और हम एक्सपेंडिचर करेंगे कम। समझ रहे हो? इससे गवर्नमेंट का बजट कैसा बजट हो जाएगा? सरप्लस बजट, और देश की इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन करेगी। आप समझ रहे हो? तो ये ये जो है ये कौन सा फंक्शन होगा बेटा? हमारा स्टेबिलाइजेशन फंक्शन। तो टोटल कितने फंक्शन बोल दिए मैंने आपको? 3। बताओ जरा, पहला कौन सा फंक्शन है? एलोकेशन। दूसरा कौन सा फंक्शन है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा? इतना बताओ जी बच्चों, समझ आ रहा है? इतना पॉइंट क्लियर है? एक बार बेटा इन तीनों को एक बार रिव्यू कर लो, फिर मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा आपको। सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस। टॉपिक का नाम क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस। मीनिंग समझ पा रहे हो कि देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग कैसे होती है? फाइनेंस मतलब पैसा जो आता है वो
कहां से आता है, कैसे आता है और कैसे बढ़ता है, कहां से आता है, कैसे आता है, कैसे बढ़ता है। ठीक है जी। अब बेटा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, रिचर्ड मसग्रेव। मैंने बोला ये बेटा ये तुम्हारे लिए ये भगवान है, ठीक है, इसका नाम नहीं भूलना तुमने, पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिचर्ड मसग्रेव। क्या बोला इसने, एक वर्ड यूज किया, फिस्कल फेडरलिज्म। ये क्या होता है सर? फिस्कल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्शंस में, फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है, डिवाइडेशन। क्या हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एक जैसे हैं? नहीं। कौन सी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज ज्यादा है बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश चलाती है ना। और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू उतने हो सकते हैं क्या? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिर्फ स्टेट से आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू पूरे इंडिया से आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटीज नहीं है, और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज है वहां पर किसको नहीं है? स्टेट को नहीं है। यानी कि दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने रेवेन्यूज हैं और दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने खुद के एक्सपेंडिचर हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे मामले जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट वो मदद करती है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। और मैं थोड़ी सी बात बताता हूं यहां पे तुम्हें क्या लिखा, देखो ये समझो जरा। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस एंड फिस्कल फाइनेंशियल रिलेशन अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जी। मसग्रेव आर्ग्ड दैट फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। बेटा टोटल फंक्शन कितने बताए थे मैंने आपको, जरा एक बार बताना। 3। कौन कौन से थे बताना जरा एक बार। एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर मैं यहां पे ना पढ़ूं तुम्हारा माइंड क्या कह रहा है, कौन कौन सा फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा? स्टेबिलाईजेशन तो 100%, ये तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना। हरियाणा गवर्नमेंट कैसे इंडिया को स्टेबिलाईज कर देगी? इंडिया को स्टेबिलाईज करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलाईज कौन करेगा? बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत समझ में आ रहे हो? वो नीतियां बनाएंगे जो पूरा इंडिया जो है स्टेबल इकोनॉमी के अंदर चलता रहेगा। तो स्टेबिलाईजेशन फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बताओ, एक जो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म कर देगी? नहीं भाई, नहीं करेगी, क्योंकि कोई स्टेट इतनी डेवलप है हमारे देश में, उनको तो किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, या है तो मतलब बहुत कम हेल्प की जरूरत है। और कुछ स्टेट्स हमारे देश में कैसी हैं, बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो ये कोई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना सोच सकती है कि भाई कौन सी स्टेट को कितना हेल्प करना है। कौन सोचेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो? और कौन सा फंक्शन है जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? वो है सिर्फ एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसको पता है यार हमारे स्टेट में ये कुछ है, ठीक है जी, इतना रेवेन्यू आएगा और इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ये पार्क्स अवेलेबल है, ये रोड्स अवेलेबल है, ये एयरपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है जी, ये म्यूजियम अवेलेबल है, ठीक है, जहां पर एंट्री टिकट से हम रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेस कौन एलोकेट करेगा? अपने खुद के वहां के स्टेट। लेकिन बाकी के 2 फंक्शन बेटा कौन परफॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो? तो बेटा यही लिखा है और इसका एमसीक्यू आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस। कौन से वाले? इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ सकता है। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है जो जिनकी अपनी खुद की पर्सनल गवर्नमेंट होती है, वहां पर पूरे देश का कानून लागू नहीं होता। तो 8 हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 हमारे देश में क्या है बेटा? स्टेट्स हैं। तो हर एक की अपनी अपनी खुद की इनकम है, खुद के अपने अपने खर्चे हैं। आप समझ रहे हो?
तो हमारे देश में पावर्स जो हैं वो अलग अलग डिफाइन की गई हैं। यहां पर एक चीज समझाता हूं मैं आपको, ये जो लिखा है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एस्टेब्लिश्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स इश्यूड रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर। बोलो है कि नहीं? डिस्प्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि रेवेन्यू के लॉज बिल्कुल क्लियर है भाई। ये देखो, आपने टैक्स भी पढ़ा होगा, जीएसटी में कितने तरह के टैक्सेस लगते हैं बेटा? टैक्स के दो बराबर टुकड़े होते हैं, सीजीएसटी एक स्टेट का, एक सेंटर का। तो पता है प्रोडक्ट बिकेगा, स्टेट को भी याद आ जाएगा और सेंटर को भी याद आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। और कई कई जगह पे क्या लगता है? आईजीएसटी, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो बेटा रेवेन्यूज का जो सिस्टम है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो पावर्स का सिस्टम है वहां पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स के हिसाब से डिवीजन ऑफ पावर किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ताकि इनके आपस में कोई भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। और 3 तरह की लिस्ट बनाई गई है बच्चों, ये बता दूं आपको। एक यूनियन लिस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी बेटा कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 लिस्ट बनाई गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। सर क्या क्या होता है इसके अंदर? बेटा यूनियन लिस्ट के अंदर जो है, यूनियन पार्लियामेंट जो है, यूनियन पार्लियामेंट अलोन कैन लेजिस्लेट, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेट मतलब कानून बना सकती है, रूल्स बना सकती है, उसको लागू करवा सकती है। यानी यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो सारी पावर्स होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन। एक होगी स्टेट लिस्ट, उसमें सारा का सारा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जो दोनों के साथ चलती है, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों उसमें लेजिस्लेट कर सकते हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, तो बेटा आखिरी जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट के पास है बेटा? सेंटर का रूल लगेगा भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह देगी वही चलेगा, समझ रहे हो? तो ये हमें पता होना चाहिए सारी की सारी बातें। रेवेन्यू सबके अपने अपने हैं, डिफाइन है। एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी सबकी अपने अपने डिफाइन है, ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहां पर इस वाले पैराग्राफ को पढ़ें। Taxes are levied by the center and the states. Yes or no? Yes. The central government has greater revenue raising powers. बोलो है कि नहीं? ज्यादा पावर्स हैं, ज्यादा रेवेन्यूज हैं किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द यूनियन गवर्नमेंट मतलब एक ही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस सच एज, कौन कौन से टैक्स बच्चों? टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स कौन लगाता है हमारे देश में? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के एग्रीकल्चर पे टैक्स कौन लगाता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सर्टेन और आइटम्स जैसे कि ये जो लिखा है टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू, लैंड रेवेन्यू को छोड़ के, मतलब लैंड की जितनी बातें हैं, क्योंकि लैंड किससे कंसर्न है? सेंटर से कंसर्न नहीं है, किससे कंसर्न है? स्टेट से कंसर्न है। तो वो वाला जो टैक्स होगा बेटा वो कौन लगाएगा? वो तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और ये रही और स्टेट गवर्नमेंट की मैं बता दूं आपको, एग्रीकल्चरल पूरी इनकम किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। ये देखो एग्रीकल्चरल पूरी इनकम किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी किसका होता है? स्टेट का। कोई मिनरल राइट से पैसा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से पैसा आ गया, व्हीकल से पैसा आ गया, टोल टैक्स से पैसा आ गया, प्रोफेशनलिस्ट से पैसा आ गया, ये सारे के सारे पैसे, या एक्साइज कस्टम ड्यूटी से पैसा आ गया, सारे के सारे पैसे किसको बिलोंग करते हैं बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट को। समझ रहे हो? तो ये रेवेन्यूज किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और ये ऊपर वाले जो टैक्सेस हैं ये किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस अदर देन स्टैंप ड्यूटीज एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है जी। कभी कभी पैसों को लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो मैंने बताया ये रूल्स बनाए जाते हैं कि आखिरी किसकी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। इसको लेके बेटा कुछ आर्टिकल्स बनाए गए हैं। अब यहां से जो मामला है ये आर्टिकल 268 से 281, अब बेटा यहां कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है, ये तो थ्योरी है, ये तो पढ़नी है भाई।